अगले टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करें, है ना। मेन अगला जो टॉपिक है हमें ये समझना है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, है ना। मुख्य क्या न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों को बातचीत करना है कि भारत का जो सीजीआई होते हैं, सीजीआई समझ रहे हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ क्या इंडिया, सीजेआई। तो सीजेआई की नियुक्ति कैसे होती है, नहीं, अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर क्या है, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो जरा सा इसको एक चीज समझिएगा कि इसकी जो अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 124 का क्लाउज 2 के अंदर में जो अन्य न्यायाधीशों के लिए है वही इनके लिए भी है। आर्टिकल 124 का 2 ये व्याख्या करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, ठीक वही प्रक्रिया सीजीआई के ऊपर भी लागू होता है। सीजीआई भी ठीक उसी तरीके से अपॉइंट होते हैं। इनके लिए अलग से किसी आर्टिकल में इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल यह था कि सीजीआई की जो नियुक्ति होती है वो वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए कि वरिष्ठता के साथ साथ उनके गुणवत्ता को भी देखा जाए। वरिष्ठता का अर्थ क्या है, जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में 15 साल से काम कर रहा हो जज के रूप में, और कोई व्यक्ति मान लो 13 साल किया हो जज के रूप में, मान लीजिए, तो देखा जाएगा कि ज्यादा जो है वो अनुभव किनके पास है, ये 15 साल वाले के पास। तो 15 साल वाले जो है वो सीनियर माने जाएंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो 15 साल से काम कर रहे हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा क्वालिटी वाले जज होंगे। हो सकता है कि ये 13 साल वाला ज्यादा क्वालिटी वाले हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के नियुक्ति में, मतलब कि सीजीआई के नियुक्ति में, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नियुक्ति में सिर्फ वरिष्ठता को देखा जाए कि वरिष्ठता के साथ साथ गुणवत्ता को भी देखा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और मजेदार बात यह है कि 1958 ईस्वी में, यानी 1958 में विधि आयोग का अर्थ क्या, लॉ कमीशन, है ना। विधि आयोग, लॉ कमीशन ने अपनी 14वीं रिपोर्ट पेश कर दी, और 14वीं रिपोर्ट के अंदर में इसने ये कहा कि वरिष्ठता के साथ साथ, समझिएगा, इन्होंने ये कहा कि वरिष्ठता मतलब सीनियोरिटी, है ना, वरिष्ठता के साथ क्या गुणवत्ता को भी स्थान देना चाहिए। मतलब कि वरिष्ठता के साथ साथ गुणवत्ता को भी ध्यान में रखते हुए सीजेआई के पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी 1973 तक, है ना, सीनियोरिटी के बेस पर ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती रही, सीनियोरिटी के बेस पर, समझ रहे, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। सीनियोरिटी के बेस पर ही 73 तक अपॉइंटमेंट होता रहा, समझ गए। देखिएगा 73 का एक मसला क्या था कि 24 अप्रैल 1973 ये एक क्रांतिकारी डेट था जिस दिन केशवानंद का फैसला आया था। केशवानंद जो मामला था उसका फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया था। और इस समय जो सीजेआई थे वो थे एसएम सिकरी। एसएम क्या, सिकरी। तो एसएम सिकरी जो थे वो भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश थे, और इस मामले में 13 जजों का बेंच लगा था, यानी 13 जज लोग मिल करके इस मामले को सुन रहे थे। और मजेदार बात यह है कि एसएम सिकरी जो इस समय सीजेआई हैं, उनकी ये दिन आखिरी डेट था, यानी इसी दिन ये रिटायर भी होने वाले थे। मजेदार बात यह है। तो इनका चाहना था कि जिस दिन हम जा ही रहे हैं तो एक फैसला निपटा के जाए, एक क्रांतिकारी डिसीजन दे के जाए। तो ऑब्वियसली इनकी जब रिटायरमेंट होने वाली है तो इनके जगह पर कोई और जज जो है वो सीजेआई के रूप में अपॉइंट होंगे। तो इस दिन जो फैसला आया था 13 जजों के बेंच के द्वारा, वो 7:6 के रेशियो से फैसला आया था। इसका मतलब 7 लोग इस फैसले के पक्ष में थे और 6 लोग इस फैसले के विपक्ष में थे। केशवानंद का केस जो मामला था वो हमने आपको पढ़ाया था, समझ रहे हैं। वही वाला केशवानंद का जो निर्णय था वो 24 अप्रैल 1973 को आया 7:6 से, समझ रहे हैं। और इसी दिन सिकरी साहब को रिटायर भी होना था। तो सिकरी साहब ने इस फैसले के साथ साथ संविधान का मूल ढांचा की भी बात कर दी। संविधान का क्या, मूल ढांचा का बात कर दिया।
मूल ढांचा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या था कि वैसा कोई भी सब्जेक्ट जिसको संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट में किसी तरह का कोई भी संशोधन 368 का प्रयोग करके भी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जिस भी सब्जेक्ट को डिक्लेयर कर देगी कि यह संविधान का मूल ढांचा है, उसको सरकार जो है ना वो पूरी ताकत लगा करके भी उस सब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि ढांचा कहने का मतलब है कि अगर उस ढांचा को हिला दिया जाए तो संविधान का अर्थ ही नहीं बचेगा, संविधान का सर्वोच्चता नहीं रह पाएगी। समझ रहे हैं? और आपने आर्टिकल 14 में पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है विधि का शासन। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर में शासन जो है वो विधि का है। हमारे देश में शासन न तो प्रधानमंत्री का है, न हमारे देश में शासन राष्ट्रपति का है, न हमारे देश में शासन सीजेआई का है। हमारे देश में शासन किसी भी व्यक्ति या किसी पद का नहीं है, हमारे यहाँ शासन कानून का है। इसका अर्थ है कि अगर मान लिया जाए कि मर्डर में अगर 7 साल का सजा है, अगर रिक्शा वाला मर्डर करता है तो उसको अगर 7 साल के लिए भेजा जाता है, तो सीजेआई भी अगर मर्डर करेंगे तो उनको भी सजा 7 साल के लिए ही मिलेगा। सीजेआई है, इसका मतलब वो बच नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में सजा शासन कानून का है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून की, संविधान की क्या है, सर्वोच्चता है। तो वैसा कोई भी विषय जो संविधान के सर्वोच्चता को स्थापित करता हो वह संविधान का मूल ढांचा होगा, उसमें सरकार किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। हमारा देश का आत्मा है क्या, बताओ, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र भी क्या है बताइए, हमारे संविधान का मूल ढांचा है। यानी सरकार कोई ऐसा कानून और नियम नहीं बना सकती जिससे लोकतंत्र को चोटिल होता हो, लोकतंत्र को आघात पहुंचता हो। समझ रहे हैं? हाँ, विधि का शासन है ना, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ सब्जेक्ट हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया इसी निर्णय में। समझ रहे हैं? और मूल ढांचा घोषित करने का मतलब क्या हुआ कि सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार कुछ भी नहीं करती, इसका मतलब सरकार को ये रोकती है, तो सरकार के लिए तो ये बाधा हो गया ना, पत्थर हो गया ना। तो मूल ढांचा का निर्णय संविधान सरकार के खिलाफ था, इसलिए सरकार मूल ढांचा से काफी क्या नाराज थी। तो जो लोग क्या इस निर्णय के पक्ष में थे, मतलब जो जज, उससे काफी खासा अच्छा खासा नाराज थी कौन, सरकार। समझ रहे हैं? तो 1973 के अंदर में जो निर्णय आया था, ये 7 लोग जो पक्ष में थे इस निर्णय का, उसमें से अब सिकरी साहब इसी दिन रिटायर होने वाले हैं। तो सिकरी साहब के बाद जो मोस्ट सीनियर थे वो थे पहला नंबर में मिस्टर सेलेट। मिस्टर क्या, सेलेट। मिस्टर सेलेट महोदय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का दावेदार थे। समझ रहे हैं? दूसरा, अगर इनको नहीं बनाया जाता तो दूसरा सीनियर कौन थे, मिस्टर हेगड़े। ये हेगड़े दूसरे नंबर का सीनियर जज थे। तीसरा जो थे वो थे मिस्टर ग्रोवर, और चौथा थे एएन रे। एएन क्या, रे। ये एएन रे जो है वो चौथे नंबर का जज थे सीनियोरिटी ऑर्डर में। लेकिन ये तीनों जो जज थे ऊपर का, ये मूल ढांचा का समर्थन किए थे। तो अगर मूल ढांचा का समर्थन किया है तो ऑब्वियसली सरकार इनसे काफी नाराज थी। समझ रहे हैं? और 1958 का रिपोर्ट में क्या दिया था विधि आयोग ने, 14वीं रिपोर्ट में, कि सीनियोरिटी के साथ साथ गुणवत्ता भी देखा जाए। इसलिए सरकार इन तीनों से नाराजगी जताते हुए, क्योंकि उसके पक्ष में बात नहीं किया, इंदिरा गांधी की सरकार थी 1973 में, इंदिरा गांधी काफी इन तीनों से नाराज हो गई, और नाराज होने के बाद राष्ट्रपति को सलाह देकर के इन तीनों को लांघते हुए और इनको सीजीआई बना दिया गया। तो अपने देश में पहली बार सीनियोरिटी को जो लांघने का काम किया गया है वो 1973 में किया गया है, जो इन 3 जजों को छोड़ते हुए चौथे नंबर के जो सीनियर थे एएन रे, उनको अपॉइंट कर दिया गया। और इसका लाभ देखिए क्या उठा इंदिरा गांधी को, क्योंकि 1973 में इनको जब अपॉइंट किया तो इनको लगा कि आज जो मैं सीजीआई बना हूं वो इंदिरा गांधी जी का कृपा है, अगर वो अपॉइंट नहीं कराते तो मैं तो सीजीआई अभी नहीं बनता, अभी बहुत दिल्ली दूर थी। इसलिए 1975 में जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया, इमरजेंसी में क्या हजारों निर्दोष लोगों को उठा करके क्या जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं, हजारों लोगों को ऑपरेशन करा दिया गया, नहीं, और ये खामोश बैठे रहे, क्यों? क्योंकि ये कृपा मान रहे थे। तो यहां पर देखा गया कि जब वरिष्ठता को लांघा गया तो यहां जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो क्या पप्पट बन गए,
ये पिंजरे में बंद एक तोता बन गए जो सरकार के खिलाफ बोलने का कुछ हिम्मत ही नहीं रखे और जो चाहे इंदिरा गांधी 1975 में कर डाली। समझ रहे? देखिए गुणवत्ता का क्या लॉस हुआ गुणवत्ता देखने के चक्कर में, समझ रहे हैं। अच्छा, अगला 1973 के बाद 1977 में इनका जो है वो रिटायरमेंट का टाइम आ गया, क्योंकि 65 वर्ष से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रह सकते। तो 65 वर्ष इनका 1977 में पूरा हो गया। तो 1977 में जब रिटायर हुए नहीं, तो इनके बाद जो अगला जो जज बनने वाले थे सीनियर, एएन राय के बाद जो सबसे ज़्यादा सीनियर जज थे वो थे हंसराज, वो जज थे हंसराज खन्ना। हंसराज खन्ना जो थे वो मोस्ट सीनियर थे। अच्छा, इन तीनों से इंदिरा गांधी क्यों नाराज हुई थी? इन तीनों से नाराज इसलिए हुई थी क्योंकि इन लोगों ने मूल ढांचा का समर्थन किया था। उसी तरीके से हंसराज मोस्ट सीनियर थे, इनको सीजीआई बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश के समर्थन में थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब कि जिसको भी कैद में डाला गया है उसको शरीर के साथ कोर्ट के सामने पेश किया जाए और फिर कोर्ट फैसला करेगी कि इनको सही तरीके से कैद किया गया है या गलत तरीके से। अगर गलत तरीके से किया गया है तो छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ दिया जाए, और सही अगर वाकई में ये दोषी आदमी है तो इसको जेल भेजा जाए। ये न्यायालय का काम है। इसलिए बंदी प्रत्यक्ष 1975 में जितने भी क्या निर्दोष लोगों को उठा के बंद किया गया था, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के पक्ष में थे। कौन? हंसराज। इसलिए ये हंसराज से भी क्या इस समय की सरकार नाराज हो गई नहीं, और हंसराज को भी लांघते हुए है ना यहां पर जो अपॉइंट कर दिया गया सीजीआई के रूप में, वो कर दिया गया हमीदुल्ला बेग को। तो 2 बार है ना सीजीआई के पद पर अपॉइंट करने के लिए, सीजीआई के पद पर अपॉइंट करने के लिए 2 बार सीनियोरिटी को लांघा गया है। एक बार 1973 में लांघ करके एएन रे को अपॉइंट किया गया और एक बार 1977 में हंसराज को लांघते हुए हमीदुल्ला को बेग को क्या कर दिया गया? अपॉइंट कर दिया गया। और इसका लॉस क्या हुआ? इसका लॉस पूरे देश को झेलना पड़ा कि ये पूरा का पूरा जो है वो सरकार के प्रति कृपा दिखाते रहे, क्योंकि सरकार के एक कृपा से ही ये बने थे। इसलिए सरकार के खिलाफ इनके अंदर में क्या डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए कहा गया कि गुणवत्ता को न देख करके बल्कि सीनियोरिटी वाली ऑर्डर ही ठीक था। इसलिए 1993 में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, फैसला आया, उसमें यह तय कर दिया गया कि वरिष्ठता गया तेल लेने, नहीं वरिष्ठता गया तेल लेने नहीं, गुणवत्ता गया तेल लेने, और वरिष्ठता के आधार पर ही क्या सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई की नियुक्ति होगी, ताकि सरकार जो है वो इसको राजनीतिक विषय ना बनाए। समझ रहे हैं? क्योंकि जो सबसे सीनियर है वो फिक्स है कि वही बनेंगे, तो उसको सरकार के चमचा बनने की जरूरत नहीं है। सरकार चाहे या ना चाहे, फिर भी अगर सीनियोरिटी के बेस पर ही बनना है तो जो सीनियर है वो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर गुणवत्ता रखेंगे तो स्थिति क्या होगी कि गुणवत्ता के नाम पर सबको क्रॉस करके जो पसंद का व्यक्ति है उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। इसलिए 1993 में वरिष्ठता के आधार पर ही किया गया, और तब से वरिष्ठता के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति होने लगी, मतलब सीजीआई के रूप में नियुक्त होने लगी नहीं। और इसका फायदा यह हुआ कि अब ये क्या राजनीतिक खिलौना नहीं, राजनीतिक क्या स्वार्थ के पूर्ति के लिए ये केंद्र नहीं बन सका। समझ रहे हैं? और दूसरा नहीं, न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बंद हो गया, और न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना काम क्या करे, कार्यपालिका का हस्तक्षेप क्या हो गया? बंद हो गया। समझ रहे हैं? इसलिए आज के डेट में वरिष्ठता के आधार पर ही सीजीआई को नियुक्त किया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक को समझिएगा, और वो है न्यायाधीशों का कार्यकाल, यानी ये अपना काम कब तक करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में। न्यायाधीश का क्या कार्यकाल। तो जैसे नियुक्ति के अंदर में आर्टिकल 124 में ये तय किया गया, वैसे ही कुछ आर्टिकल 124 के 2 के अंदर में ही, आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 में ही इनकी कार्यकाल की भी चर्चा की गई है। और चर्चा कुछ ऐसा किया गया है कि 65 वर्ष के उम्र तक ये सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में जज के रूप में काम करेंगे। जिस दिन इनकी उम्र 65 साल पूरा हो जाएगा उस दिन ये रिटायर हो जाएंगे। तो 102 का व्याख्या ये है, 124 के 2 का व्याख्या ये है कि 65 वर्ष तक कोई भी जज सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहेंगे। इसी बीच सीनियर होते होते ये सीजीआई बन जाएंगे और 65 वर्ष पूरा होगा रिटायर हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब देखिएगा
सबसे बड़ा मसला यह आया कि 65 वर्ष में तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने के लिए न्यूनतम एज क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम एज का पूरे संविधान में कहीं पर वर्णन नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं, समझे। लेकिन ये सवाल तो आ ही रहा था कि न्यूनतम एज क्या होना चाहिए, और संविधान में कहीं इस बात को लिखा नहीं गया। इसलिए मुख्य न्यायाधीशों की एक सम्मेलन हुई थी। मुख्य न्यायाधीशों का क्या, न्यायाधीश सम्मेलन, मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन हुआ था। इसमें सारे मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। अब मुख्य न्यायाधीश मन में लगता होगा सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होते हैं, लेकिन जितने भी हाईकोर्ट के भी जो मुख्य न्यायाधीश थे ना, वो भी उस सम्मेलन में हाजिर थे। तो हाई कोर्ट के सारे मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो सभी मुख्य न्यायाधीश की एक सम्मेलन हुई थी, जिस सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया, समझ रहे हैं, एक रिजोल्यूशन पास किया गया। और रिजोल्यूशन पास करके ये तय कर दिया गया कि इसके लिए आयु जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 55 वर्ष। तो 55 वर्ष जो न्यूनतम आयु है, ये संवैधानिक नहीं है, ये बल्कि जजों के सम्मेलन में ये तय किया गया है। तो फिलहाल आज के डेट में देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में जितने भी जज हैं वो सब सफेद बाल वाले हैं, यानी 55 वर्ष के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाते हैं। ये सम्मेलन में तय किया गया। लेकिन फिर भी ये मसला समाप्त तो होगा नहीं, क्योंकि कानूनी तो ये है नहीं, ये तो एक सम्मेलन से पास हुआ। इसलिए इस सवाल को समाप्त करने के लिए अपने यहाँ 15वें संविधान संशोधन हुआ। 15वें संविधान क्या, 15वें संविधान संशोधन 1963 हुआ, यानी 1963 में 15वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि संसद जो है वो एक विधि बनाएगी। समझिएगा, उसको क्या कहेंगे, संसदीय विधि। तो संसद एक विधि बनाएगी, संसदीय विधि तय करेगी, और संसदीय विधि के द्वारा यह तय करेगी कि कौन सा एक ऐसा अथॉरिटी होगा, यानी कौन सा ऐसा एक प्राधिकारी होगा, प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी, प्राधिकारी होगा, और किस तरीका से यह प्राधिकारी क्या करेगी। तो प्राधिकारी भी तय होगा संसदीय विधि के द्वारा, और तरीके भी तय होंगे क्या, संसदीय विधि के द्वारा, और यह प्राधिकारी इसी तरीके से इसका न्यूनतम एज का निर्धारण करेगा। समझ रहे हैं। तो संसदीय विधि के द्वारा न्यूनतम एज निर्धारित किया जाएगा, लेकिन संसदीय विधि के द्वारा एक प्राधिकारी, एक संस्था तय की जाएगी, और यह संस्था इसी तरीके से इसका एज क्या करेगी, डिसाइड करेगी। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि जब भी संसद चाहेगी तो न्यूनतम एज को निर्धारित कर लेगी। समझ रहे हैं। तो फिलहाल क्या है, न्यूनतम एज 55 वर्ष है, लेकिन यह कानूनी नहीं है, लेकिन कानून ऐसा कर सकती है। ये 15वां संशोधन के द्वारा ये पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया। समझ गए। नेक्स्ट समझिएगा, वो है न्यायाधीश का क्या अर्हता, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ जस्टिस, है ना, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज, यानी जज बनने का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने के लिए आपके पास मात्र और मात्र 2 ही क्वालिफिकेशन पर्याप्त है, और इसकी जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 124 का 3 में किया गया है। समझ रहे हैं। इसकी प्रावधान जो है वो आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 में किया गया है, और इसके तहत जो है वो पहला इसका क्वालिफिकेशन क्या है, पहला क्वालिफिकेशन है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। समझ रहे हैं। यानी कोई भी विदेशी व्यक्ति जो है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जज नहीं हो सकते। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय में जज वही होंगे जो भारत के नागरिक होंगे। पहला बात, पहला ये तो होना ही चाहिए। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है ना, उसमें 3 पार्ट है, तीनों में से कोई एक पूरा करना है। तो 2 ही क्वालिफिकेशन तो हो गए। ये 3 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक, और एक ये वाला 2 ही पूरा करना है आपको, जिसमें ए तो होना ही चाहिए। इसमें ऑप्शन है कोई भी एक पूरा कर लो। 5 वर्ष क्या, किसी उच्च न्यायालय, किसी उच्च क्या न्यायालय, या एक से अधिक उच्च न्यायालय, या एक से क्या, या एक से क्या अधिक उच्च न्यायालय में जजमेंट किया हो, उच्च न्यायालय में क्या जज के रूप में कार्य किया हो या जजमेंट किया हो। चाहे तो किसी भी एक ही हाई कोर्ट में आपने 5 साल पूरा कर लिया हो जज के रूप में, या
कुछ टाइम इस हाई कोर्ट में, कुछ टाइम इस हाई कोर्ट में, कुछ टाइम इस हाई कोर्ट में, और सभी टाइम को जोड़ करके 5 साल पूरा कर लो। तो चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट में, मतलब एक ही हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में अगर किसी जज ने जजमेंट किया हो 5 साल तक, तो इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का ये क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि 10 वर्ष तक वकालत, 10 वर्ष तक क्या? उच्च न्यायालय में वकालत, माने किसी भी उच्च न्यायालय में या सब अलग अलग न्यायालय में क्या? वकालत किया हो। न्यायालय में क्या? वकालत। ठीक है। तो 10 वर्ष तक वकालत किया हो उच्च न्यायालय में, चाहे तो 10 साल तक अगर आपने उच्च न्यायालय में वकालत की है तो भी आप जज बनने की क्वालिटी रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। या ये समझ रहे हैं? अगर हाँ, जरूरी नहीं है कि हो सकता है कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो 8 साल तक वकालत किए और वकील के बाद वो जज बन गए और 2 साल तक वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रह गए, तो वकालत वाला प्लस जज वाला दोनों टाइम को जोड़ करके भी 10 साल अगर आपने पूरा कर दिया तो आप सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने का क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो 8 साल वकालत करने के बाद अगर बाद में जज बन जाते हैं, जैसे ही 10 साल पूरा होगा तो आप एक दावेदार यहां हो जाते हैं। और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति के राय में क्या? राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता। इसका मतलब क्या है कि आप वकील या जज हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। अगर राष्ट्रपति के राय में अगर आप एकदम क्या वेल डिफाइंड अगर क्या लॉ की जानकारी रखते हैं तो भी आप सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने का क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई अगर प्रोफेसर जो लॉ का प्रोफेसर है, नहीं, अगर कोई लॉ का प्रोफेसर है तो वो भी क्वालिफिकेशन रखता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का। बस राष्ट्रपति के राय में राष्ट्रपति को ऐसा लगना चाहिए कि आप लॉ का पारंगत है, तो चाहे आप कोई भी हो वो भी जज बनने की क्वालिटी यहां रखता है। और राष्ट्रपति के राय का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री के राय, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सिफारिश से ही तो ये अपॉइंट करते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री के राय में अगर आप हैं तो आप वहां जा सकते हैं। समझ गए? और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भाई भतीजावाद जम करके चलता है। जैसे मान लो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का क्या हूं? सीजेआई हूं, जज हूं, और बार बार मेरी बीवी बोले कि हमारे भाई को जज बनाओ, हमारे भाई को जज बनाओ, तो अब है ना कि भाई सारी दुनिया एक तरफ, जोरू के भाई एक तरफ, तो मैं क्या कहूँगा कि भैया भारत के नागरिक तुम हो? हाँ है, भारत का ही तो है। उसके बाद इनमें से तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन पूरा कर लो, तो वो पूरा कर लेता है। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो कॉलेजियम सिस्टम में नियुक्ति कैसे होता है कि जिसका नाम जज लोग सजेस्ट करेगा, 5 जज मिल करके जिस नाम को सजेस्ट करते हैं उसी की नियुक्ति होती है। समझ रहे हैं? तो उसी को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो क्या है कि ये क्वालिफिकेशन पूरा कर लेगा और करने के बाद वो उसका नाम सजेस्ट कर देंगे राष्ट्रपति को, ये अपॉइंटमेंट हो जाएगा। इसीलिए देखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में जितने भी जज हैं वो लगभग 100 परिवार से ही आए हैं। समझ रहे हैं? आपको 101वां परिवार नहीं मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज जाके बन गया हो, क्योंकि उन्हीं के सिफारिश से वो बनेगा। तो पहले ही से उनका परिवार वाला ये क्वालिफिकेशन पूरा करके रखता है, नहीं? और ये कॉलेजियम वाले क्या करते हैं? उन्हीं का नाम में अपॉइंट करते हैं और वो जाके जज बन जाते हैं। ये अलग बात है कि हम नेताओं से नाराज रहते हैं बहुत ज्यादा। क्या नेताओं से नाराज रहते हैं ना, कि नेताओं में क्या है? भाई भतीजावाद है। जैसे लालू यादव जब खत्म हो राजनीति से आउट होने लगे तो अपना बेटा को खड़ा कर दिए, उनका बेटा आउट होने लगेगा तो वो अपना लड़का को खड़ा कर देगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में भी तो यही सिस्टम है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में भी भाई भतीजावाद जम करके है और इससे ज्यादा कहीं और नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि हम इस पर उंगली नहीं उठाते, न्यायालय की अवमानना से डरते हैं।